आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वन बाय वन आपने सारा पढ़ा है। अभी आज जो हमको सीखना है दैट इज कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सिंपली एक बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्म ही है वो। उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जैसे पार्टनरशिप होती है, उसी तरीके से हमारी कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। क्लियर? आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल है, राइट? आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल है, राइट? तो मैंने ये बताया कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसी तरीके से हमारी पार्टनरशिप होती है। आगे बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती जाती है। और बड़ा बिजनेस करना है तो कंपनी के फॉर्म में कर लो। एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसका नाम जो लिखा है ना, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो आपस में कोऑपरेट करने के लिए करके बनी है ये ऑर्गेनाइजेशन। आपस में लोग इकट्ठा हुए हैं, जुड़े हैं कोऑपरेशन से, अपनी मर्जी से, एक दूसरे के हितों के बेनिफिट के लिए, हितों के लिए, एक दूसरे के वेलफेयर के लिए, राइट। तो आज अपन जो दो चीज मेनली इसमें डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम इसमें बात करेंगे। क्या होती है वो? कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। उसके फीचर्स क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे कि साहब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है। क्लियर? तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग हियर इन दिस। ठीक है? तो अगर यहाँ पर मैं डेफिनेशन उठाऊं कोई सी भी, तो यहाँ पर लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी मे बी डिफाइंड एज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइज्ड टू म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो देखो आइडियल डेफिनेशन क्या कह रही है हमको। इट इज सेइंग कर सकते हैं एक ऐसी एसोसिएशन से जिसमें लोग अपनी इच्छा से जुड़े हैं, और जो भी लोग अपनी इच्छा से जुड़े हैं उन सबका जो एसोसिएशन है दैट इज म्यूचुअल, राइट। मतलब जबरदस्ती नहीं जोड़ा गया है वो, और उन सबके कॉमन इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि साहब एक बंदा तो साहब दूध का बिजनेस करना चाहता है और दूसरा साहब कॉलोनी बनाना चाहता है। ठीक है? उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं जिसके लिए वो लोग सब इसमें जुड़े हैं। तो अब हमको एक एक करके बात समझनी है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहला फीचर क्या है। नेचर ऑफ एसोसिएशन। नेचर ऑफ एसोसिएशन पहला जो फीचर है हमारा, फीचर माने कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स इसको हमको कह सकते हैं। अच्छा, फीचर्स कहां से आती है? मैंने हमेशा बताया आप लोगों को, जब भी मेरे को आपने सुना होगा, फीचर्स हमारी डेफिनेशन से ही आती है, राइट। अगर आप फीचर्स को याद कर लो और उनको कंबाइन कर दो तो डेफिनेशन बन जाती है। और अगर आप डेफिनेशन याद कर लो और उसके कॉमास जहां जहां पर होते हैं उनको ब्रेक करके अगर सेंटेंसेस बना दो तो वो हमारी फीचर्स बन जाती हैं, राइट। तो पहला इन्होंने क्या बताया? नेचर ऑफ एसोसिएशन का फीचर बताया। तो कैसा एसोसिएशन है? वॉलंटरी है, अपनी इच्छा से लोग जुड़े हैं, राइट। ये लोगों का एसोसिएशन है, कैपिटल का एसोसिएशन नहीं है। अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करूं तो वहां पर कैपिटल का एसोसिएशन है, बहुत सारे मेंबर्स को इन्वॉल्व किया है। वहां पर पर्पस क्या है कि पैसा लेना है, पैसा इकट्ठा करना है, पूंजी इकट्ठा करनी है जिससे बिजनेस करेगी कंपनी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो पर्पस है वो क्या है कि हमें जो है लोगों को इकट्ठा करना है जो कॉमन इंटरेस्ट के लिए है, जिनका एक जैसा पर्पज है, राइट, एक दूसरे के भले के लिए। अच्छा, दूसरी बात हम पढ़ते हैं इसमें, दैट इज ओपन मेंबरशिप। दूसरा जो फीचर है ओपन मेंबरशिप होती है। जो भी उस एसोसिएशन में आना चाहते हैं, अगर वो उस क्राइटेरिया को पूरे करते हैं कि वो उसी ग्रुप से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर वो आपका जो उनका इंटरेस्ट भी सेम है और वो उस चीज में जुड़ना चाहते हैं तो वो उसमें जुड़ सकते हैं। एडल्ट्स मतलब एज की लिमिट नहीं है, कास्ट की लिमिट नहीं है, और कलर की लिमिट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है रिच पुअर में के सेगमेंट में भी, हाई इनकम लो इनकम नो प्रॉब्लम, राइट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि साहब सोर्सेस ऑफ कैपिटल अगला फीचर है। जो भी इंडिविजुअल्स अपने आप को जोड़ते हैं यहाँ पर, वो अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देते हैं, राइट। वो मंथली हो सकता है या ईयरली हो सकता है, या फिर स्टार्टिंग में एक इकट्ठा अमाउंट कॉर्पस इकट्ठा कर लिया। क्लियर? यहाँ पर फैसले कैसे होते हैं, डिसीजंस कैसे होते हैं, दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिसीजंस होते हैं ना,
वो हमारे वोटिंग राइट के थ्रू होते हैं। किसी को हम आपका जो है सेक्रेटरी बना देते हैं, किसी को चेयरमैन बना देते हैं, और फिर वहां पर मेंबर्स होते हैं मल्टीपल, और जो ये सेक्रेटरी बनते हैं या फिर चेयरमैन बनते हैं वो इलेक्शन के थ्रू बनते हैं। सारे मेंबर्स उनको वोट देते हैं, जो भी अवेलेबल हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और चेयरमैन के रूप में किसी को बनाने के लिए, तो वोट देते हैं लोग ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। समवन हैज टू बी द चेयरमैन, ट्रेजरर, सेक्रेटरी ऑफ दैट सोसाइटी, एंड दैट देन इट गोज आउट, तभी आगे काम करती है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट जो अगला फीचर आपको दिख रहा है ना, वो भैया बात वही है कि साहब सबकी मर्जी से होता है, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते आप। वोटिंग राइट है यहाँ पर। डेमोक्रेसी का मतलब सब अपने अपने राइट को यूज कर सकते हैं। अगला फीचर है सर्विस मोटो। यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं ना आपस में, उनका जो फीचर है दैट इज वो किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए एसोसिएट नहीं हुए हैं। देयर पर्पस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। देयर दैट कुड बी वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज। अभी ना ये कौन कौन सी सर्विसेज देती हैं, कौन कौन से काम करती हैं, ये सब चीजें ना जब हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं एक एक करके, तब हमें मालूम पड़ेगा। तो अभी सिंपल सी बात ये है कि सर्विस का मोटो है भाई, दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, एक प्रॉफिट मोटिव, एक नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। तो यहाँ पर जो मोटिव है इनका दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट। यहाँ पर जो मोटिव है इनका दैट इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज देयर कैन बी, राइट। लाइबिलिटी, यहाँ पर आपका जो है लाइबिलिटी, इट मे बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ either limited or unlimited liability. Unlimited liability is the usual feature in rural areas amongst farmers, and limited liability is the usual feature in urban areas. मतलब अर्बन एरियाज में साहब लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितना जितना पैसा लगाया उतने उतने के लिए वो मेंबर हैं, और उतने उतने उनके वोटिंग राइट हैं, उतना उनका इन्वेस्टमेंट है, रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन रूरल एरियाज, अब देखो एक टाइप आ गया यहाँ पर सोसाइटी का, जैसे हमने रूरल एरियाज की बात की तो फार्मर्स की बात हो गई, तो वो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड बात कर रहा है, एक टाइप बता रहा है, जो काम क्या करती है कि साहब या तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या फार्मर्स को एग्रीकल्चर करने के लिए अगर फंड की जरूरत होती है तो वो लोन देती होगी, राइट, और या फिर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीदने के लिए लोन देती होगी, या फिर उन्होंने एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है या सामान है वो इकट्ठा करके रखा होगा, जिसको इकट्ठा सस्ते में खरीद लेते होंगे और फिर रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड कराते होंगे। क्लियर? तो ये हमारा हो गया लाइबिलिटी। नो डिविडेंड हंटिंग एलिमेंट एंड अ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल। मतलब यहाँ पर ये नहीं देखा जाता है, यहाँ पर ये नहीं देखा जाता है। अब जो भी डाउट्स होंगे ना वो सब एंड में लेंगे बच्चों, हैं? अभी प्लीज पूरा फोकस आप पढ़ाई में रखिए। कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है यहाँ पर, कि जैसे कंपनी में होता है कि बिजनेस का ओनर कौन है, कि जिसने पैसा लगाया है, तो जिसने पैसा लगाया उसी का प्रॉफिट है, बाद में बटेगा वो, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड के फॉर्म में हम करते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल, एक फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल वगैरह मिल जाता है, पढ़ता हूँ इसको आपके लिए। प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स इन प्रोपोर्शन देयर शेयर्स एज इज डन इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सिंपल सी बात है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्रॉफिट बांटा जाता है ना, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में मेंबर्स को बांट दिया जाता है, और लेकिन उसका ज्यादा पार्ट वेलफेयर के लिए ही खर्च होता है। मतलब अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करके कि आप उसको जो है बांट भी सकते हो, तो थोड़ा बांटेंगे, लेकिन बाकी हम क्या करेंगे कि आपका जो है उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। क्लियर? अभी आगे देखते हैं अपन। अगला है हमारा फीचर फैसिलिटी ऑफ एडमिशन। मेंबरशिप इज नॉट क्लोज्ड after a fixed period and few members can be admitted at any time। मतलब स्टार्ट करने के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ लोगों को लेके आपने सोसाइटी फ्रेम कर ली, रजिस्टर्ड करा ली, लेकिन बाद में ना आप बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। लिमिट ऐसा नहीं है कि जितनों से स्टार्ट करी उतने रहेंगे, आप बढ़ा सकते हैं, काम बढ़ा कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग, जो शेयर होल्डिंग है यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड एक एक्ट काम करता है, जिसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। उसी के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को इस ऑर्गेनाइजेशन को मानना होता है। तो उसके अनुसार एक जो मेंबर है सोसाइटी का, वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी, और वो शेयर्स नहीं खरीद सकता 1000 रुपए से ज्यादा के, राइट। फिर है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स।
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसके शेयर्स एक दूसरे को खरीदे बेचे नहीं जा सकते। और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने का बेनिफिट आपको मिल जाता है कि इसका एक लीगल एग्जिस्टेंस हो जाता है। इसको रजिस्ट्रेशन अगर अपन करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन एज पर सोसाइटी एक्ट होता है। तो ये ना कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सारी बात कर रहे हैं, तो अपन ना और ज्यादा क्लैरिफाई होंगे जब हमारे को टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, चलो थोड़ी हेल्प हो जाए आपकी। ये मिल्क का बिजनेस करने वाली सबसे बढ़िया जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके दिमाग में यदि होगी अभी, तो वो कौन सी है? लॉकडाउन में भी हमारी बहुत मदद उसने की है, अमूल, राइट? अमूल है ना। तो अमूल इज ऑल्सो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल इज ऑल्सो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका जो मेन पर्पज है, दैट इज नॉट टू मेक प्रॉफिट, दैट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू द जस्ट कंज्यूमर्स। अब इसमें जो एसोसिएशन हुए लोग जुड़े हैं, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उन्होंने उसे को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड कराया है, राइट? इसी तरीके से फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है और भी हो सकती है। तो एक छोटा एग्जांपल मैंने दिया। आप जैसे कहीं रहते हो किसी कॉलोनी में, गेट बंद कॉलोनी है, तो 10-20-50 मकान है, तो वहां पर वेलफेयर सोसाइटी हो सकती है। वहां पर पर्पस हो सकता है कि डिफरेंट रेजिडेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का, सैनिटेशन का, लाइटिंग का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, राइट? तो ये कुछ पर्पसेस हो सकते हैं जिसके लिए वो मंथली पेमेंट ले सकते हैं या फिर इकट्ठा साल में एक बार ले सकते हैं। वो 1000 रुपए हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि साहब कि रजिस्ट्रेशन का प्रिविलेज हमें मिल जाता है एंड रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी एक्ट के हमें फॉलो करने होते हैं। आगे देखते हैं भाई, अगला फीचर क्या है? इम्यूनिटी एंड प्रायोरिटी। इसके शेयर्स, इट्स शेयर्स आर नॉट लायबल टू अटैचमेंट बाय द आउटसाइड क्रेडिटर्स। मतलब आउटसाइड क्रेडिटर्स को नहीं दिए जा सकते, बाहर वालों को नहीं दिए जा सकते, बस केवल मेंबर्स को दिए जा सकते हैं। अब शेयर्स का क्या मतलब है, थोड़ा मैं बता दूं आपको। शेयर इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो कैपिटल है उसके डिफरेंट पार्ट्स कर लिए उन्होंने। मान लीजिए 5 लाख रुपए की कैपिटल है, राइट? और मैंने उसके 200 पार्ट किए, तो 2,500 रुपए का एक शेयर हो गया, राइट? तो दैट इज ऑल दैट। तो यहाँ पर लिखा है इसके शेयर आप आउटसाइड इश्यू नहीं कर सकते, कंपनी में आप इश्यू कर सकते हैं। तो एज अ क्रेडिटर इट हैज प्रायोरिटी टू इन्फोर्स इट्स क्लेम ओवर अदर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर के रूप में इसको प्रायोरिटी है कि अपना ये जो है क्लेम दूसरे क्रेडिटर पे पूरा कर सकती है। जो बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही, दोबारा पढ़ते हैं। इम्यूनिटी एंड प्रायोरिटी। इसके शेयर्स आर नॉट लायबल टू अटैचमेंट बाय द आउटसाइड क्रेडिटर्स। इसके शेयर्स को आउटसाइड क्रेडिटर्स के साथ अटैच नहीं कर सकते। अगर ये खुद क्रेडिटर है, राइट, अगर ये खुद क्रेडिटर है तो दूसरों से पैसा ले सकती है। ये खुद क्रेडिटर है तो दूसरे इसके डेटर होंगे ना, उनसे पैसा ही ले सकती है, मतलब उनसे क्लेम ये मांग सकती है। कैश सेल्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्यादातर काम कैसा होता है साहब? नकद होता है ना। इससे और नकद होने का बेनिफिट सबसे बड़ा क्या होता है कि उधारी नहीं होती, उधारी नहीं होती तो डेटर्स नहीं होते, डेटर्स नहीं होते तो पैसे डूबने का खतरा नहीं रहता, बैड डेट्स नहीं होते। ठीक है। इनकरेजमेंट ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का क्या मतलब है? थ्रिफ्ट मतलब सफलता के चांसेस रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज टू मूव ऑन। द कोऑपरेटिव सोसाइटी encourages the members to practice thrift without which saving is not possible. Without thrift, no credit is the motto, especially of credit societies. मतलब ज्यादातर कैश में काम करते हैं, और इसका आप थ्रिफ्ट का एक पर्टिकुलर मीनिंग देखना चाहते हैं तो उसको सर्च करिएगा। यहाँ पे नो क्रेडिट, नो क्रेडिट का मतलब सारा काम कैश में होगा, राइट? अगर मान लो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाइनेंस में डील करती हैं तो उनका काम उधार देना ही होता है, उसको वो वाला चीज इंक्लूड नहीं करेंगे। आप कैश पे काम करती है। अब कोई मान लो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में करा ली रजिस्टर्ड, और फाइनेंस का काम करती हैं, तो फिर वो तो भाई उनका काम ही है नेचर ऑफ उधार देना, उनको नहीं इंक्लूड करेंगे। मतलब कोई प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो वो कैश में होगा। अच्छा, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट स्टेटस। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो इसमें लीगल एडवांटेज मिल जाता है, राइट? इसका एग्जिस्टेंस के मेंबर से अलग हो जाता है। क्लियर? और जो भी जिस भी स्टेट में ये फंक्शन कर रही है वहां का उसके अंदर कंट्रोल रहता है। ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल सॉलिडेरिटी। इट इज नॉट ओनली अ बिजनेस यूनिट
but also a social service institution for mutual solidarity. मतलब अपनी इच्छा से जुड़े हुए लोगों का किया गया एक पर्पसफुल टास्क है ये, और एस्टैब्लिश्ड पर्पसफुल ऑर्गेनाइजेशन है ये, राइट। इसको हम केवल बिजनेस यूनिट नहीं मानते हैं, बिजनेस प्रॉफिट कमाने का इसका पर्पस नहीं है, इसका पर्पस है सोसाइटी को बेनिफिट देना, मतलब लोगों को सर्व करना, राइट। तो इनका जो मूवमेंट है वो सोशलिस्ट है, और इनका जो ये मूवमेंट है सोशलिस्ट, लोगों को बेनिफिट देने का, और उसमें एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट होने से बचाना है, मतलब ओवर प्राइस चार्ज उन्हें किया जा रहा है मार्केट में। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कुछ सेल करती है तो उसे रीजनेबल प्राइस पे सेल करती है। कई बार आपने देखा होगा, मैं बताऊंगा आपको, कि कहीं पर सेम चीज बहुत सस्ती मिल रही है और कहीं पर सेम चीज बहुत महंगी मिल रही है। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एग्जांपल अपना दूं, यहाँ लोकलिटी में, हम आगरा में हैं हम लोग, तो दयाल बाग में जो एक उन्होंने खुद अपना प्रोडक्ट बनाते हैं वो गारमेंट्स का, और फिर उसको सेल आउट करते हैं। उसमें मतलब कहने का जेंट्स से रिलेटेड वियरेबल्स हैं, ठीक है, और वो हैंडी बैग्स वगैरह होते हैं। तो वो दयाल बाग में है, तो जो राधा स्वामी कम्युनिटी है, तो उन लोगों ने वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। इवन लेट मी टेल यू कि यहाँ पर अपन जो 80-80 रुपए की जो, या 100-100 रुपए की अगर अपन अंडर गारमेंट्स में मेल कैंडिडेट के लिए खरीदते हैं ना, वो 25-25 रुपए मिल जाती है। मैंने एक प्रमोशन भी कर दिया, आप लोग ढूंढ लेना। तो ठीक है, तो अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्सप्लॉइट होने से बचाना, किसको? कंज्यूमर को। मेन पर्पस वही है। अब अपन आगे बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा होता है, फिर देखो डिफरेंस आपके सामने आ गया। दूसरा पर्पस है ये डिफरेंस बताना है, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं ना, अपन टाइप्स पढ़ते हैं। मैंने बोला कि क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी इसके बारे में। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये है, देखिए, इससे आपको ना प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि कौन सी होती हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, तो इनका काम उधार देने का है। अभी नकद पे तो काम नहीं कर सकते ना, हाँ, उधार की वसूली तो नकद में करेंगे, राइट। तो ये जो सोसाइटीज हैं, ये लोगों के द्वारा फॉर्म की जाती हैं, और इनका पर्पस क्या है? लोन देना। और लोन देंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लेना, इजी टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, रीजनेबल इंटरेस्ट लेना। और जो भी फंड्स इन सोसाइटीज का होता है इकट्ठा, वो आपस में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करके बनाते हैं उस फंड को, जिसको ये लोन देने में यूज करते हैं, और फिर उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं, ठीक है। जो भी मेंबर्स हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नुकसान अगर हो गया ज्यादा, घर से लाना पड़ेगा। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्यादातर कहाँ काम करती हैं? रूरल एरियाज में, जहां पर अभी फैसिलिटी नहीं है बैंक्स वगैरह की, राइट। तो इनको हम प्राइमरी सोसाइटीज कहते हैं, और इनको हम कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं। अब जैसे अभी आप आगरा में दयालबाग की तरफ चले जाओ तो कोऑपरेटिव अर्बन बैंक है, कोऑपरेटिव अर्बन बैंक है। ऐसे ही बहुत सारे लोकेलिटीज में आप देखते होंगे कि कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो इस तरीके की सोसाइटी होती है। These societies are very useful in the field of credit because the members are protected from the exploitation of money lenders. अगर साहूकारों से लोन लेंगे ना, तो उनको बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो बेटर है कि वो किससे ले? कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले, अगर कोऑपरेटिव बैंक आसपास है तो कोई, राइट। दूसरा हमारा टाइप क्या है साहब? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल, मार्केटिंग, फार्मिंग, हाउसिंग और मल्टीपर्पज। हमने अभी क्या पढ़ा? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो उधार देने का काम करती है। दूसरा पढ़ते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कि साहब ये ना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रीजनेबल अमाउंट में देते होंगे, तो ये कंज्यूमर इनका डीलिंग में है। अगर आप मेरे से पूछो कि अमूल का एग्जांपल आपने दिया था ना, अमूल का एग्जांपल आपने दिया था, तो वो कौन से में आएगा? अमूल का एग्जांपल आएगा उसमें, क्या बोलते हैं, अमूल का एग्जांपल आएगा आपका जो है इसमें कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो उद्देश्य है वो है कंज्यूमर को सप्लाई करना गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी क्वालिटी का फेयर प्राइसेस पे, राइट। ये आर्टिकल होलसेल में खरीद लेते हैं और रीजनेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड कराते हैं। अगली आपकी क्या है स्टूडेंट्स? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये किसके लिए बनी है? प्रोड्यूसर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, मैन्युफैक्चरर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने के लिए, राइट। तो producer cooperative societies are organized to carry on certain types of industrial activities करती हैं।
तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्मॉल स्केल की भी हो सकती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, हाथ के उद्योग भी हो सकते हैं, मशीन के भी हो सकते हैं, राइट। और ऑब्जेक्टिव इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करें, और जितनी भी हमारे पास स्किल पावर है, स्किल मेन पावर है, उसका सही यूज करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, और लोगों को रोजगार प्रोवाइड करें, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम करती हैं, इक्विपमेंट सेल आउट करने का काम करती हैं, लूज टूल सेल आउट करने का काम करती हैं, टेक्निकल गाइडेंस देने का काम करती हैं, या ट्रेनिंग देने का भी काम करती हैं कि साहब किस तरीके से आप मशीन को यूज करेंगे, प्रोडक्शन कैसे करेंगे। ये सारी चीजें ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे को फैसिलिटेट करती है, राइट। अभी अगर हम बात करें नेक्स्ट काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है? ये क्या काम करते हैं? मार्केट करने का मतलब सेल आउट करने में मदद करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, मीडिएशन करते हैं, ये प्रमोशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ये इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है जिससे ये अपने मेंबर्स को, जो भी इसमें, भाई देखो मैं बताऊं आपको, आपने प्रोडक्ट बना लिया, मदद ली किससे? इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ट्रेनिंग ले ली, मशीन ले ली, और बनाना सीख के प्रोडक्ट बना लिया। अब आपको इसको सेल आउट करना है। अपने आप भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि वहां से मदद लो अगर आपको आता है तो कहने का मतलब प्रोडक्ट बन गया, अब आपको मेन पर्पज है कि ओन स्टॉक के लिए तो बनता नहीं है, सेल आउट करना है। तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के वेंडर हैं, सब अपना गुड्स बेचना चाहते हैं, तो वो आपस में एसोसिएट हो गए, राइट। कि एक हम प्लेटफॉर्म ऐसा बना लेते हैं जहां पर मल्टीपल टाइप के गुड्स हम सेम टाइप पर रीजनेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड करा सकें, और उसके लिए ये मार्केटिंग की जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? दीज आर एस्टैब्लिश्ड टू इनेबल देयर मेंबर्स टू सिक्योर फेयर प्राइस ऑफ देयर आउटपुट। क्यों करते हैं? जिससे वो फेयर प्राइस आउटपुट पर दिलवा सके, मार्केट कर सके, और ये एंश्योर करा सके मेंबर्स को कि देखिए उनका जो भी गुड्स है तैयार, उसके लिए मार्केट अवेलेबल है जहां पर आप अपने गुड्स को सेल आउट कर सकते हो, राइट। गुड्स आर produced, services are generated not for own consumption but for consumers, and to reach out consumer there has to be a very important function to be executed, which is marketing function, and there are certain members who are competent to provide this function spatially efficiently, वो ज्वाइन होकर इसको प्रोवाइड कराते हैं, और इसके बदले में उन सारे जो बिजनेसमैन हैं उनसे वो रीजनेबल अमाउंट ले सकते हैं, राइट, फीस चार्ज कर सकते हैं। और लेकिन उनका मेन इंटेंशन वही है कि सबको फैसिलिटी देना, ना कि एक्सप्लॉइट करना, राइट। तो साहब वेंडर का सामान भी बिक जाता है, मार्केट में कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है, और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की कमाई भी हो जाती है। तो कहने का मतलब अगर कोई छोटा आपके माइंड में आइडिया आ रहा हो तो आप इनमें से कोई फॉर्म चूज कर सकते हो और स्टार्टअप कर सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बिजनेस का। आगे लिखा है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी इज द नेक्स्ट वेरी काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सोसाइटी बेसिकली डील केवल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल रिलेटेड कंटेंट में करते हैं। तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म क्यों करते हैं हम? लार्ज स्केल फार्मिंग करने के लिए, ज्यादा, राइट, बल्क में हम फार्मिंग कर पाए, मैक्सिमाइज कर पाए अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट। इसका एम है साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन लार्ज स्केल बेसिस, जिससे प्रोडक्शन बढ़े, और मैकेनिज्म यूज हो फार्मिंग में, मतलब मशीन्स के थ्रू फार्मिंग हो, और इम्प्रूव्ड सीड्स हम यूज करें, फर्टिलाइजर हमारे पास अवेलेबल हो, और कल्टीवेशन के मेथड्स लेटेस्ट हो, इरिगेशन के मेथड्स लेटेस्ट हो, और जो भी यूनिट है कल्टीवेशन की उसको हम इनलार्ज करें, जिससे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट ले सके, मतलब वेस्ट ना हो। कोई भी पानी है, एक पर्टिकुलर खेत में गया, वहां से निकला भाप, तो दूसरे में गया, दूसरे तीसरे, मतलब दैट कुड इनहेंस द स्केलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट हमारा है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये मैंने एग्जांपल आपको दिया था, जहां पर मेन पर्पस क्या है? सर्विसेज फैसिलिटेट करना, जो भी रह रहे हैं वहां पर लोग, राइट। तो दैट इज अबाउट रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। वो फ्लैट्स में हो सकती है, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में आपने देखा होगा, रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी, राइट। आपका होगा लक्ष्मी निवास सोसाइटी, है ना, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, गीता रेजिडेंशियल सोसाइटी, है ना।
तो मेन पर्पस क्या है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लाइटिंग, सैनिटेशन प्रोवाइड करना, उसके लिए कुछ थोड़ा सा बदले में लेना। अगर नंबर ज्यादा है वहां पर रेजिडेंट्स के तो आपको चार्ज करना पड़ता है, और फिर ये इजी नहीं रहता है कि आप खुद अपने आप मैनेज कर लें। तो जरूरी है कि वहां पर आप सोसाइटी रजिस्टर करा लें, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और इजी गोइंग वहां पर जो एकोमोडेशन है, इजी गोइंग वहां पर जो लिविंग है पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज। ये तो मल्टीपर्पज है, इसका स्पेसिफिक एक नहीं है, कोई सा भी काम कर सकते हैं। ये एक सिंगल सोसाइटी है जो वैरायटी नीड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो कोई ये वाला फीचर सोच सकता है साहब मैं कि ये वाला हम कराएंगे मल्टीपर्पज, कि हम ये वाला काम भी कर सकते हैं, ये वाला काम भी कर सकते हैं, जैसी हमें जरूरत पड़ेगी वाला काम करेंगे। तो मल्टीपर्पज सोसाइटी सिंगल सोसाइटी है जिसका फॉर्मेशन होता है वैरायटी ऑफ नीड्स एंड सर्विसेज के लिए। ये उधार भी देंगे, ये इनपुट भी सप्लाई करेंगे, ये मार्केटिंग में भी हेल्प करेंगे, फेयर प्राइसेस पे सेल आउट भी करेंगे। तो ये एक वन एंड ऑल सोसाइटी है। ये सोसाइटीज बहुत पॉपुलर हैं हमारे जो है कंट्री में। तो व्हाट यू ऑल नीड टू डू इज जस्ट अभी आज जो आपने करा है ना, इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करके रखिएगा, राइट। और अपन कल इसके आगे करेंगे।